जय किसान साथियों। जब देश पूरा सोया हुआ होता है, रात को ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं और इस ट्रेड डील के बारे में देश के लोगों को पता चलता है। जबकि पहले जब ऑपरेशन सिंदूर वाला मामला चला था, तब भी सीज फायर का पता भी ट्रंप साहब के द्वारा ही भारतीय लोगों को पता चला था। और यही हालात इस बार हुई है। जो ये ट्रेड डील हुई है भाइयों, इसके अंदर 500 अरब डॉलर का व्यापार होगा और इसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉनिक, टेक्निकल, खेतीबाड़ी के, डेयरी के, पता नहीं कौन कौन से अमेरिका का के साथ व्यापार होगा भारत का। और अमेरिका के ऊपर 0% टैरिफ किया है भारतीय सरकार ने। पता नहीं मोदी जी ने ऐसा क्यों किया है। और अपने ऊपर जो टैरिफ था वो 50% से घटाकर 18% कर दिया अमेरिका ने। और उस बात की खुशी मना रहे हैं भारतीय मीडिया। जबकि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो 2.95 यानी 3% के लगभग भारत की सरकार अमेरिका को टैरिफ देती थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तब अमेरिका के अंदर अपना भारत का कोई प्रोडक्ट बिकता था, उन पर मात्र 3% टैरिफ लगता था और अब लगेगा 18%। और फिर भी खुशी मना रहे हैं कि मोदी जी की बड़ी जीत, बहुत बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत। हद हो गई यारो, अजीब सिस्टम आ गया है। और जो अमेरिका से जो भी सामान माल आता था उसके अंदर भारत की तरफ से जो टैरिफ लगता था वो 30% से लेकर 100% तक होता था, उसको घटाकर 0 कर दिया गया। तो अब आप सोचो, जो यहाँ के घरेलू छोटे छोटे धंधे हैं, जो भी चीज़ें प्रोडक्ट भारत की होंगी, एक तरफ अमेरिका की आएगी बाज़ार में, अमेरिका वाली सस्ती मिलेगी भारत से, तो भारतीय सामान को कौन खरीदेगा ये बताओ आप। तो भारत के लोगों के घरों में बेरोजगारी आएगी कि नहीं आएगी। और कृषि सेक्टर को इसमें शामिल किया है या नहीं किया है, इसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन यदि कृषि को शामिल कर लिया गया है इस डील में, तो भारत के किसान को ख़त्म कर दिया जाएगा मित्रों। ग्लोबल मार्केट में जानबूझकर भारत के किसान को झोंका जा रहा है। इतने दिन तक भारत का किसान ग्लोबल मार्केट से बाहर था, लेकिन अब जानबूझकर भारतीय किसान को उसमें झोंका जा रहा है ताकि भारत का किसान बर्बाद हो सके। अब आप बताओ, भारत के किसान का अनाज कौन खरीदेगा। अमेरिका से सस्ता अनाज आएगा, सरसों है, जौ है, कपास है, जितने भी प्रोडक्ट हैं खेती के, कृषि यंत्र हैं, वो बाहर से सस्ते आएंगे अपने वाले से। तो अपना किसान मरेगा या नहीं मरेगा ये बताओ आप। इसलिए भाइयों, आवाज़ उठाओ और बोलना सीखो, वरना देश को तबाह कर दिया जाएगा। और एक तरफ से ट्रंप जी ये धमकी भी दे रहे हैं कि मैंने मेरे डियर फ्रेंड मोदी जी को बोला है कि आप रूस से तेल मत खरीदो, वेनेजुएला और अमेरिका से तेल लेना होगा आपको। जबकि रशिया का तेल रूस, अमेरिका के तेल से सस्ता पड़ता है हमारे लिए। फिर भी हमारे वाले प्रधानमंत्री जी उस तेल को लेने के लिए मजबूर हैं। पता नहीं क्या मजबूरियां हैं। वो फाइल आई है, एफस्टीन फाइल, उसके अंदर मेरे को तो लगता है इनका नाम आ गया मोदी जी का। कहीं मोदी जी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे ट्रंप साहब। इतने बड़े दिन आ गए भारत के। और मित्रों, भारत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सबसे बड़ा बाजार है। 150 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पर, सबसे बड़ा बाजार है यहाँ पर। तो अमेरिका के तो ये मान के चलो आप, यदि यहाँ पर अमेरिका का माल बिकेगा 0% टैरिफ पर, तो अमेरिका के लोग तो और धनाढ़ हो जाएंगे और भारतीय लोग दिन प्रतिदिन और मरते जाएंगे। फिर भी अंधभक्त गालियाँ निकाल रहे हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं इस चीज़ के, इस मामले के। मीडिया जश्न की तैयारी में है। दंगल, महादंगल देखिए, मोदी जी के कारनामे, मोदी जी की दाढ़ी से हिला पाकिस्तान, मोदी जी के बड़े निर्णय, मोदी जी को इकट्ठा करके सारे विश्व में बजता है डंका। बजा दिया डंका आप लोगों ने। इस देश का भट्ठा बैठाने में सबसे बड़ा योगदान इस देश की दलाल मीडिया का है। 2014 से पहले जब वो लोकपाल वाला बिल मामला हुआ था अन्ना हजारे को लेकर के, प्रायोजित था वो आरएसएस द्वारा सारा,
और मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री को हटाना और जानबूझकर ये सारे प्रोपोगेंडा बना के और मोदी जी को लाना, ये सारा आरएसएस का प्रायोजित फंडा था। लेकिन अब ये जनता के दिमाग से, सोच से बाहर की चीज़ हो गई है। अब कुछ नहीं बचा है लोगों के पास, और ये तो सरासर तानाशा हो गए हैं। लोकसभा के अंदर एक चुने हुए एमपी को, एक चुने हुए दूसरी पार्टी के अध्यक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, जबकि एक जनरल की लिखी हुई किताब उसको प्रकाशित नहीं करने दिया जाता है। इससे माड़े दिन और क्या आएंगे मित्रों। और एक तरफ ये कह रहे हैं 2047 तक अच्छे दिन आ जाएंगे, भारत बनेगा विकसित। 2047 तो बहुत लंबा टाइम पड़ा है मित्रों, अभी 20 साल का टाइम पड़ा है। 20 साल के अंदर एक पीढ़ी तो बूढ़ी जो पीढ़ी है, जो 40, 50, 45, 50 के हैं, वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे 2047 तक। क्या करोगे आप? भूल जाएंगे लोग इतने दिनों में। और ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट का ये सारा सिस्टम है, और इसके अंदर भारत को झोंकने की तैयारी चला रखी है हमारे लोगों ने। हिंदू मुस्लिम उसके नाम से प्रोपेगेंडा करो, जनता को आपस में लड़ाओ और जनता का तेल निकालते रहो। बोलने वाले है नहीं कोई, जो बोलता है उसको जेलों के अंदर ठूंस दो। पत्रकार भी नहीं बख्शे जा रहे हैं, वैज्ञानिक भी नहीं बख्शे जा रहे हैं, डॉक्टर भी नहीं बख्शे जा रहे हैं। जो भी हक और आवाज़ उठाएगा उसको देशद्रोही का तकमा देकर उसको अंदर डाल दिया जाता है। अजीब हालात हो गए यार। इतने बेहतर, इतने गंदे हालात तो अंग्रेज़ों के समय भी नहीं थे। इससे अच्छा तो ये आता, अंग्रेज़ नहीं छोड़ के जाते तो ठीक रहता आज के दिन। आज की टाइम को देखते हैं तो भगत सिंह जैसे, करतार सिंह सराभा जैसे, बाबा मोहन सिंह जैसे, महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, पता नहीं लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी इस देश के लोगों के लिए, ताकि देश आज़ाद हो सके और देश विकसित हो सके। चाइना हमारे से बाद में आज़ाद हुआ था, और आज चाइना कहाँ जा रखा है। और उस चाइना से डर रहे हैं अपन। एक तरफ तो मीडिया, अपनी मीडिया उसको डराती रहती है। एक मंत्री तो बोलता है कि चाइना ने 2 गांव बसा लिए हैं भारत की सीमा में। दूसरा मंत्री बोलता है कुछ नहीं बसाए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और एक विदेश मंत्री बोलता है भारत का, कहे नहीं नहीं, चीन बहुत ताकतवर राष्ट्र है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हम उसके साथ नहीं लड़ सकते। ऐसी तो बातें कर रहे हैं। अरे भारत के लोग, और भारत कमज़ोर नहीं है विदेश मंत्री जी, लेकिन नेतृत्व कमज़ोर आप लोगों का है। जो आप कुर्सी पर बैठे हो ना, आप लोगों की वजह से भारत के लोगों का नेतृत्व कमज़ोर हुआ है। आप लोगों ने भारत के लोगों को कमज़ोर करने का काम किया है। भारतीय फौज वर्ल्ड के अंदर पहाड़ियों में लड़ने के लिए 1 नंबर की माहिर है, 1 नंबर की बहादुर कौम है भारत की फौज है, जो जिसके अंदर सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, राजपूताना राइफल, डोगरा, पता नहीं कैसी कैसी रेजिमेंटें हैं। बहुत ही शानदार उनका इतिहास रहा है, ब्रेवरी मेडल रहे हैं उनके पास। लेकिन आप जैसे नेताओं की वजह से आप लोगों ने भारत के फौज को भी कायर बना दिया है। जो करें भी क्या, लड़ना जानते हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन आपके गलत निर्णयों की वजह से कितने ही हमारे इनोसेंट बच्चे शहीद होके आते हैं। लेकिन क्या करें, ये जो आपने धर्म वाला कंसेप्ट चला के छोड़ा है ना, इससे जनता का दिमाग इतना हैंग हो चुका है, कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे ऐसे बोलते हैं 500 रुपये आटा ले लेंगे, 1000 रुपये डीजल ले लेंगे, धर्म बचना चाहिए। हद हो गई यारो। अजीब हालात हो रखी हैं। दिमाग में इतना गोबर भर चुका है लोगों के, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे हैं। इस देश को बख्श दीजिए मेरे भाइयों, रहम करिए और खड़े होइए, आवाज़ उठाइए अपने देश के लिए। इस देश की मिट्टी में सबका खून और पसीना मिला हुआ है। हमारे पूर्वजों ने मेहनत कर करके इस ज़मीन को उपजाऊ योग्य और अन्न पैदा करने योग्य बनाई है। तो सब लोगों ने काम करके इस देश का पालन पोषण, इस देश के लोगों का पालन पोषण किया है। इस देश को वापिस उसी हालात में मत लेके आइए। 1960 वाली जैसी हालात मत पैदा करिए। उस टाइम बाहर से जो एक्सपोर्ट होता था अनाज, उस टाइम तो भारत में अनाज था नहीं, पैदावार नहीं थी।
देश गरीब था, लेकिन आज तो किसान बहुत अनाज उत्पन्न कर रहा है। उस किसान का अनाज लीजिए और सही रेटों पर लीजिए, ताकि किसान खुशहाल हो सके। आप एक तरफ तो कहते हो देश की रीढ़ होता है किसान, और दूसरी तरफ आप उसी रीढ़ को तोड़ने का काम कर रहे हो, उसी किसान को लूटने पीटने का काम कर रहे हो। ग्लोबल मार्केट में देखकर अब कुछ लोग कहेंगे कि अमेरिका वाले किसान हैं, वहाँ पर भी तो बड़ी खेतियाँ होती है। अरे बड़ी खेती होती है वहाँ पर, लेकिन वहाँ की सरकारें उनको सब्सिडियाँ बहुत देती है। यहाँ का किसान तो कर्जे में आकर के खेती करता है अपनी। कौन सब्सिडी देता है यहाँ पर? कुछ नहीं देते हैं यहाँ पर तो अनाज को फेंक दिया जाता है कि ये जार में से सही नहीं निकला, ये तो अनाज गला हुआ है, फटा हुआ है, टूटा हुआ है, दाढ़ हो गई इसकी। कहाँ बेचेगा वो उस अनाज को? 10,000 रुपये MSP की रेट होती है, और उसी अनाज को 4,000 रुपये 5,000 रुपये में बेचना पड़ता है किसान को। करे भी क्या? इतनी मजबूरियाँ हो चुकी हैं किसान की, इतना ज़्यादा दर्द है उसके। इसलिए इस किसान पर रहम करिए और इन किसान को इतना मत तड़फाइए कि वो मजबूरी तंग आकर के अपनी दरांतियों से तलवार बना ले। तंग आ जाएगा ना जिस दिन, तो वो अपनी दरांती छोड़ के उसको तलवार बना लेगा। और जिस दिन इस देश का किसान जागृत हो जाएगा और एकजुट हो जाएगा, तब आप कहीं नहीं मिलने वाले। इसलिए समय रहते रहम करिए मेरे किसान पर और जवान पर। जय हिंद, जय भारत साथियों।